अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद आज पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। उनका तैयारा इस्लामाबाद में लैंड हुआ, जहाँ उन्होंने कुछ कानूनी चाराजोई मुकम्मल की, बायोमेट्रिक उनका हुआ वहाँ पर। फिर एवनफील्ड और अल अज़ीज़ रेफरेंसेस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल करने की जो दरख्वास्त थी उस पर दस्तखत किए, जो उनकी कानूनी टीम की जानिब से तैयार की गई थी। फिर इसके बाद वो लाहौर पहुँचे, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसे से खिताब करना है। ज़बरदस्त इंतज़ामात वहाँ पर किए गए हैं और लोगों का जम्मे गफ़ीर है जो कि नज़र आ रहा है। 4 साल कबल नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से उस वक्त लंदन गए थे जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ को कई केसेस का सामना था। नवाज शरीफ को 2018 में अल अज़ीज़ मिल्स और एवनफील्ड करप्शन केसेस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जब वो लाहौर की कोट लखपत जेल में सज़ा काट रहे थे। फिर नवाज शरीफ दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के दौरान दिल की तकलीफ के बायस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज भी रहे। फिर उनकी बिगड़ती तबीयत की बुनियाद पर और डॉक्टर्स की कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त दे दी गई। अल अज़ीज़िया केस में सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर मार्च 2019 में 6 हफ्ते और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 29 अक्टूबर 2019 को 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए लंदन गए और आज 4 साल बाद उनकी वापसी हुई है। वापसी पर नाजरीन उन्हें एक तरफ कुछ कानूनी चैलेंजेस का सामना है। प्रोटेक्टिव बेल तो ज़ाहिर उन्हें मिल गई है, मगर 24 अक्टूबर को उन्होंने अदालत में पेश भी होना है। एक तरफ एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में उनकी कन्विक्शन है, तो दूसरी तरफ नाअहली है, और तीसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज है वो है अवाम में नून लीग की सियासी मकबूलियत को बहाल करना। उनकी जमात को GT रोड या शुमाली पंजाब में दहाइयों तक सबसे मकबूल जमात समझा जाता रहा है, मगर नून लीग की मकबूलियत को मुल्क की सियासत के बदलते हालात ने ठेस पहुँचाई। तहरीक इंसाफ की ज़मीनी इंतखाबात में फ़तह ने नून लीग के वोट बैंक में कमी की भी निशानदेही की थी। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़र्ब की तलाफ़ी कर पाएगी? क्या सियासी साख बहाल हो पाएगी नून लीग की? इन्हीं मामलात पर आज हम बात करेंगे शो में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर अदाकार राव खालिद साहब, नजमुल साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, अब 4 बरसों बाद आज वापसी नवाज शरीफ की। 4 बरसों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से लेकर मुआशी हालात तक बहुत कुछ बदला है। नून लीग के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बदला इन 4 सालों में, और जो कुछ बदला है कि नवाज शरीफ उससे कोप अप कर पाएंगे? नून लीग के लिए आगे आप आसानी देख रहे हैं या मुश्किल देख रहे हैं? नून लीग के लिए बुनियादी तौर पे तो जो बदला है वो आज का दिन है, 21 अक्टूबर है, जिसको वो यकीनन जश्न के तौर पे मना रहे हैं। और नवाज शरीफ की वापसी इटसेल्फ बहुत बड़ी कह ले कि एक अचीवमेंट भी है और एक लैंडमार्क है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो वो उनकी वापसी और इतने धड़ल्ले से वापसी, तगड़ी वापसी जिसको कह लें आप, वो हुई है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा ये भी बड़ी खुशी की बात है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त इस स्टेचर के लीडर एक आधी हैं और वो नवाज शरीफ इज़ वन ऑफ देम, जो जिनका सियासत में भी तजर्बा है और इंटरनेशनली भी उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। इतना अर्सा वो हुकूमत में रहे, अपोजिशन में रहे, उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, बहुत अच्छे हैं। इस स्टेचर के लीडर हमारे पास कम है। फिर मज़ीद खुशी की बात यह है कि उन्होंने वापस आके अपनी किस्मत का फ़ैसला जो है वो आवाम से कराने का फ़ैसला किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी बात है कि वो खुद, उनको हमेशा शिकवा रहा तो इनको हमेशा से शिकवा रहा, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि अगर एहतसाब भी होना है तो अवाम को मौका दिया जाए कि वो इस बात का फ़ैसला करे कि वो लीडर के बारे में क्या राय रखते हैं, वो उसको हुकूमत में चाहते हैं, इक़्तिदार में चाहते हैं, नहीं चाहते। तो ये इस ख्वाहिश के तहत मैं समझता हूँ कि वो वापस आए हैं और इसी बुनियाद पे वो अपना आगे जो मुस्तकबिल का लाया अमल है उसी हिसाब से आगे चलेंगे। अपनी पार्टी को जो वो समझते हैं पिछली 16 महीने की कारकर्दगी है, उस हवाले से उनको अपनी पार्टी को देखना होगा कि उनको क्या मैयज़ लेने की ज़रूरत है जिसमें वो कोई ऐसा बयानिया बना सकें जिस पे लोग कन्विंस हों कि हाँ, जो 16 महीने की हुकूमत थी वो PMLN की नहीं थी। भले शहबाज शरीफ उसके वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो PMLN की हुकूमत नहीं थी और मियाँ नवाज शरीफ का भी उसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ अवाम के साथ यहाँ पे हुआ, जो कुछ मुल्क के साथ हुआ, जो कुछ इक़्तिसादियात के साथ हुआ, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं उनकी आमद के वक्त,
वो मैं समझता हूँ उनके एज पॉलिटिकल लीडर, एज अ बिग पॉलिटिकल लीडर, एक इंटरनेशनल स्टेचर के पॉलिटिकल लीडर के तौर पे वो उनके कैरियर के लिए बड़ा वो मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक है। और आगे चल के उनको हॉन्ट करेंगी और तंग करेंगी। उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली, जिस किसी ने भी मशवरा दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने उनके साथ भी ज़्यादती की है, अदलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ भी ज़्यादती की है। एक सिंपल सा तरीका था, उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करना था, पे रोल पे थे। उसका बहुत आसान हल था, सिंपल सा, ना अदलिया को बीच में लाने की ज़रूरत थी, ना किसी और को लाने की ज़रूरत थी। वो आते, पाकिस्तान में जेल अथॉरिटीज़ उन्हें अपनी कस्टडी में लेती, पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए जाती उबरा को, उनके घर को या इस्लामाबाद में किसी घर को सब जेल करार दे देती। वो वहां जाते, अगले दिन बायोमेट्रिक ना, ये तो अदलिया डिसाइड कर सकती थी, अगर यही रूल्स थे तो ये डिसाइड कर सकती थी, मशवरा देने की। अदलिया तो बाद में आती ना, अदलिया तो बाद में आती। ये पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप थे ये जो लिए जा सकते थे पॉसिबल और यकीनन लिए जा सकते थे, उन्होंने अदालत के सामने तो सरेंडर करना ही नहीं था, ना उनकी कोई तुक बनती है। वो जेल से गए थे, लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उन्होंने वापस 4 हफ्ते बाद जेल में आना था। चले उनकी मजबूरी थी, बीमारी थी और मसाइल होंगे उनके, वो नहीं आ सके, इलाज जारी होगा। लेकिन जब वो आए हैं, उन्होंने कोर्ट आर्डर के मुताबिक ही जेल में जाके वापस बैठना था, तो वो उस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल किया जा सकता था। ये किसने मशवरा दिया, किस सियाने ने मशवरा दिया कि वो अदालत के जरिए जाए? जमहूरियत और सियासत पे भी हरफ आ रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए ये कह ले कि एक बहुत अच्छी मिसाल नहीं है कि एक अगर मकबूल लीडर है, बड़ी जमात है पंजाब की, उसको इस तरह से सहारे लेने की ज़रूरत क्या है कि आप जब खुद सहारे ढूंढ के, खुद सारी मदद लेके सारा कुछ करते हैं, जबकि आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो फिर कल को किस लिए आप, फिर कसूर तो फिर आपका ही होगा, सियासतदानों का होगा, सियासत का तरीकाकार जो हम अपनाते हैं उसका होगा। हमें फिर किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हमें वो प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए सियासत और जमहूरियत के मैदान में, जो अवाम को भी काबिल कबूल हो और सियासतदानों के लिए वकार का बायस हो। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ का वापस आना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कैसा असर डालेगा? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ स्टैंड स्टिल पर नजर आ रही थी सियासत। जाहिर है PTI की प्रेजेंस ना होने के बराबर है और कोई जमात भी कोई खास इन्फ्लुएंशियल नहीं है। जो सियासत पर एक जमूद तारी था, क्या वो अब पिघल जाएगा नवाज शरीफ की वापसी के बाद? रामीन, मुझे लगता है कि खेलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन खुल खेलने की शायद इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, तो वो जो सरगर्मियाँ यानी नई नज़र आती थी, इलेक्शन की डेट हो गई और उसमें यह है कि पता नहीं चल रहा कौन सी सियासी जमात क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, तो थोड़ी सी गर्मजोशी आएगी, कुछ तकरीरें हमें सुनने को मिलेंगी, रैलीज़ निकलेंगी, जिस चीज़ की बड़ी सख्त कमी थी। मैं सोच रहा था, मैं जब देख रहा था इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के इस वक्त के जो चंद बड़े लीडर्स हैं उनमें उनका मकाम है, बहुत मुमय्यज़ यानी तौर पे हम उनको देख सकते हैं। मैंने बचपन में सुना था कि ज़मीन गोल है, और फिर उसके बाद पता नहीं गोल रही कि नहीं रही, लेकिन मुझे जब मैं पाकिस्तान की सियासत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत भी जो है कुछ गोल मोल सी है, घूम फिर के वही बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ जाती है, और वही सवाल जो आज से 40 साल पहले थे वो हमारे सामने आ जाते हैं। उनमें से एक ये था कि जी बारियां लगी हुई हैं, अब इस पॉलिटिकल पार्टी की बारी है, अब इसकी बारी है। हम वो देख रहे हैं पैटर्न वापस आ रहा है, और उसमें बारियों में एक हमें कमर्शियल ब्रेक नजर आई कुछ 4 साल की, जिसमें एक तीसरी पार्टी आके तो अपनी बारी खेल के फटाफट चल के और जेल में चले जाते हैं लोग। तो ये जो बारियां लगी हुई हैं ये मुझे कुछ दोबारा नजर आ रही हैं कि जी आ रहे हैं, और फिर उसके बाद इतना बड़ा इकट्ठ हो रहा है, और एक तरफ मैं देख रहा हूं कि वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है जनाब, उसमें आपको यानी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खेल रहा है, और एक तरफ नूरा कुश्ती हो रही है। मुझे ये दोनों खेल बहुत पसंद हैं। मैं नूरा कुश्ती को इसलिए भी पसंद करता हूं कि इसमें आपको पता होता है कि क्या दाव पेच हैं, किस तरीके से ये कुश्ती शुरू हुई, किसने शुरू की और कौन सा पहलवान जीतेगा। तो ये सूरत हाल जो है मुझे लग रहा है शायद इसीलिए कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है। सही है। मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ
अब वापस आ गए ज़ाहिर है, तो उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्या? कोई मुखालिफ सियासी जमात उनके लिए चैलेंज बन सकती है, या नून लीग की अपनी PDM के तहत जो 16 माह की हुकूमत थी वो उनके लिए चैलेंज बन सकती है? वोटर को अट्रैक्ट करना, बयानिया क्या बनाना है, ये चैलेंज हो सकता है, या फिर उनके जो अपने कानूनी चैलेंजेस हैं, अभी कानूनी हर्डल्स हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा? जी यकीनन देखें, इतने जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, मंझे हुए और तजुर्बेकार लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, और इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, अगर मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हैसियत से बात करूं, तो ऑब्वियसली तजुर्बा, स्टेटस, स्टेचर जो है उनकी, वो आलमी सतह पे भी और दाखिली सतह पे भी इस वक्त के जो सियासतदान हैं उनसे ज्यादा है। तजुर्बा तो उनका बहुत ज्यादा है। सही बात है। और यकीन करता हूं कि इतने मंझे हुए सियासतदान हैं तो उन्होंने अपने तजुर्बात से बहुत सारे सबक भी लिए होंगे। इसलिए मैं एक तमाम तर हमारी जो तल्ख सियासी तारीख रही है उसके बावजूद किसी हद तक पुरुमीद हूँ, और मैं एक समझता हूं कि अगर उनको अपना एक सियासी एजेंडा आज पेश करना है तो ये उसमें 10 नुकात उसमें होने चाहिए। अच्छा। मैं मुख्तसरन आपके सामने रोड मैप रखता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान से, अपने सियासी फ्यूचर से और अपनी जमात के फ्यूचर से सिंसियर है, तो उनको इन 10 नुकात पे गौर करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपने खुद भी कहा, वो ऑब्वियसली आई होप और मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी मामलात हैं उनको वो दानिशमंदी और बसीरत से हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर वो एक सियासी मुस्तकबिल इस अंदाज में देखते हैं कि वो एक क्रेडिबल लॉ अबाइडिंग सियासतदान के तौर पे आगे आए, तो आई एम श्योर कि वो ड्यू प्रोसेस के साथ तमाम मामलात को डील करेंगे। और इस वक्त वैसे भी जो इंडिया का मूड है, जो उसकी क़यादत है, उनसे भी तवक्को ये की जाती है कि वो बिल्कुल ड्यू प्रोसेस और फेयर अंदाज में तमाम मामलात कानूनी एतबार से आगे बढ़े। ये तो सबसे पहली बात है। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो बहुत पोलराइज्ड है, बहुत फ्रैक्चर्ड और बहुत जख्मी है। तो इस वक्त सियासी मरहम रखना जो है वो मैं समझता हूं एक स्टेट्समैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इख्तिलाफात पार्टीज के दरमियान होते हैं, नजरियात भी मुख्तलिफ होते हैं, तारीख में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन मुल्क के अजीमतर मफाद में माहौल को थोड़ा सा बेहतर बनाना और सियासी माहौल में थोड़ी बेहतरी लाना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सब सियासी मरहम रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये दूसरा एजेंडा होना चाहिए उनका। तीसरा एजेंडा होना चाहिए, वो आई एम श्योर उनका अपना भी इसमें फायदा है, पार्टी का भी और मुल्क का भी, कि वो इंश्योर करें कि जो तमाम आगे कैंपेन वो चलाते हैं वो इस अंदाज में चलाएं कि इलेक्शन टाइम पर हो, और उसमें जो उसका प्रोसेस है, आई एम श्योर वो भी तवक्को करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि वो ड्यू प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एक बिल्कुल इक्विटेबल अंदाज में इस तरह से चलाएं कि वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तस्लीम करेंगे। वो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है, जिसको मैं समझता हूँ उनका जो मैनिफेस्टो होगा, जो एजेंडा होगा, इलेक्शन का रोड मैप होगा, उसमें कलीदी अहमियत मैं समझता हूँ होनी चाहिए। तो ये 5वां मामला है। 6ठा मामला ये है कि सीपेक में भी उनके चूंकि चाइना से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो चीन भी मैं समझता हूँ उनके सियासी वापसी को एक मुस्बत अंदाज में देखता है, और तो वो भी उसकी भी ढारस बंधेगी कि पिछले चंद सालों पहले जो तजुर्बा पाकिस्तान में किया गया था उससे वहां भी कुछ खदशात पैदा हुए थे, वो भी दूर होंगे, क्योंकि चीन हमसे एक हमदर्द दोस्त के तौर पे ये तवक्को करता है कि हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी हो, बार बार उसमें नए तजुर्बे और नए प्रोजेक्ट्स ना लॉन्च किए जाएं। तो इससे उनकी भी तो हमारे हवाले से तशवीश है वो बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ साहब की वापसी से उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी की, उसमें भी मदद मिलेगी। जो 7वां पॉइंट वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि देखिए
अब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो हमारे लिए चीन और मगरबी ताकतें और मुस्लिम ममालिक, खासतौर पे जो अभी जंग मशरिक़ वस्ता में चल रही है, उन तमाम के साथ ताल्लुकात में एक बैलेंस रखना, टैक्टफुल और मुदब्बिराना अंदाज में खारजा पॉलिसी को चलाना बहुत क्रिटिकल जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम ना अपने सिक्योरिटी के मामलात हल कर सकते हैं और ना ही हम अपने माशी मामलात हल कर सकते हैं। और 8वां चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी की जो लहर है, वो चूंकि दोबारा उसने सर उठाया है, तो मैं समझता हूँ उन की जो पॉलिसीज काउंटर टेररिज्म के हवाले से बिल्कुल उसका खास तौर पे है, उसको भी जारी रखना मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसी होगी। और जो आखिरी पहलू है वो ये है कि अगर अवाम और वोटर्स उनके ऊपर अपने एतमाद का इलेक्शन में इजहार करते हैं, तो मैं उनसे तवक्को करूंगा कि वो एक स्टेट्समैन होने का सबूत दें और सबको साथ लेके चलें और एक रिजल्ट ओरिएंटेड, कलेक्टिव, इंक्लूसिव, प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स को रवाज दें, ताकि हम हमारी कौम जितने मसाइल से दो चार है, जितनी खौफ और गैर यकीनी की फजा है, उससे भी ओहदा बरा हो सके। बिल्कुल ठीक है, बड़ी चैलेंजेस भी हैं ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को, फिर बड़ी उनसे उम्मीदें भी हैं और उन उम्मीदों पर वो कितना पूरा उतरते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ वक्त है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनकी वापसी के बाद जहां पर एक तरफ लीगी क़यादत और लीगी कारकुनान जो हैं वो एक जश्न का समा है, उनके दरमियान जश्न मनाया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान पर एक फेस्टिविटी नज़र आ रही है इस वक्त। वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ सवालात भी हैं, वो भी उठ रहे हैं। साथ साथ इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। राव खालिद साहब, कन्विक्शन ख़त्म करानी है, एक प्रॉब्लम ये भी है, फिर दूसरी तरफ नाअहली वाला मामला भी है। बहुत अहम मामला है ये, क्योंकि नून लीग तो ये कह रही है कि हमने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है, 5 साल से ज़्यादा अब नाअहली नहीं हो सकती और उसका असर अब नवाज शरीफ की जो नाअहली थी उस पर भी होगा। क्या समझते हैं आप, ये मामला वाकई इतना सिंपल है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा? और क्या आप नवाज शरीफ को 2024 के इलेक्शंस लड़ते देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा था, उस वक्त भी इस किस्म की रुकावटें थीं और फिर उनको 2018 में कह ले कि वो एलिजिबल हुए थे और 2018 के इलेक्शन में लड़ा था, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। सरेदस्त जो रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वो उस फैसले को जो हमारा कानून कहता है, हमारी जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जो आइनी कानूनी रवायात हैं वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन करती है किसी भी आइन की शिक की, तो वो अनटिल अनलेस उससे कोई बड़ा बेंच उसको अनडू कर दे या डिफरेंटली उसको कर दे, उस वक्त तक वो उसका दर्जा कानून और आइन का होता है, इसलिए आप उसके बच नहीं सकते उससे। जो एक नॉर्मल डिस्कशन इसमें चल रही है वो यही है कि जो इलेक्शन लॉ के तहत उनकी मुद्दत कर दी गई है 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी होती है जब सज़ा शुरू होती है आपकी, उससे लेके आगे तक चलती है। अब आई डोंट नो टेक्निकली इसमें क्या, मियाँ साहब की सज़ा शुरू हुई फिर चले गए, बीच में 4 साल बाद वापस आए, तो क्या उसमें कोई ऐसी रुकावट होगी कानूनी तौर पे कि उनके वो 5 साल पूरे होते हैं कि नहीं होते। और ख़ास तौर पे जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो वो उसी कानून के तहत करेंगे और रिटर्निंग अफसर को उनके वकील होंगे या जो भी होंगे वो यही कहेंगे कि इन्होंने 5 साल इनके हो गए हैं, गुजर गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अब अनडू हो गई है वो, तो इसलिए अब इनके कागज़ एक्सेप्ट किए जाए। तो उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट होंगे वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ले दे के मामला फिर वहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से होता हुआ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा वो। मुझे लग यही रहा है कि उसका फैसला वहीं पे जाके होगा। लेकिन अगर तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो कहते हैं ड्यू प्रोसेस, जिसका सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी जिक्र किया, ये ड्यू प्रोसेस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, इसाक डार साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम साहिबा हों या दीगर जो लोग हों, इस दौर में
मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके साथ यानी अच्छा सलूक होता रहा अदलिया की तरफ से। अभी जो उनके साथ जो अच्छा सलूक हो रहा है तो उसके नतीजे में वो ड्यू प्रोसेस जो है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। हो सकता है पॉसिबली पहले से कुछ चैलेंज कर दे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो फैसला था गलत था, ये आइन ये जो कानून बनाया इसके तहत तो 5 साल की होनी चाहिए, तो आपका जो फैसला था वो काइंडली आप उसको नज़रसानी करें इस कानून की रोशनी में। तो वो भी एक किस्म की पिटीशन हो सकती है। उनके इलेक्शन शुरू होने से पहले भी ये मामला हो सकता है, उनके नॉमिनेशन पेपर होने के फाइल होने के बाद भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो अगर तो बकौल नजमुल साकिब साहब के अगर उनको खुल खेलने की इजाज़त नहीं है तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनेगी या रुकावट बनेगी। तो अगर उनको खुल खेलने की इजाज़त है तो फिर वो क्या कहते हैं बाजीचा इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, तो फिर तो कुछ मसला नहीं है। ये तो फिर कह ले मक्खन से जैसे बाल निकाला जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से यही जरा नजमुल साकिब साहब से भी पूछ लूँ इसी बारे में। नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि इलेक्शंस लड़ने के लिए जो कि 2024 में शेड्यूल्ड हैं अभी भी कुछ रुकावटें होंगी जिनका सामना नवाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा? बहुत सारी। सबसे बड़ी रुकावट तो ये होगी रामीन कि ये इलेक्शन अपने टाइम पे हो भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको याद होगा बहुत पहले कुछ महीने पहले मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इलेक्शन होंगे। तो मैं उस फिक्रे को दोहराने के बाद इसकी तरफ आता हूं। उसमें सिर्फ अल अजीजिया या जो बाकी ये हिसाब किताब हैं ये तो अपनी जगह पे हैं। कानून जो है वो अगर किसी ने देखना हो तो वो तो ज़रा सी चीज़ पे भी पकड़ा जा सकता है आदमी। कानून को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इस वक्त हमारे सामने मनाजिर आ रहे हैं उसमें मुझे आइन, कानून, हिसाब किताब, अदालतें, ये वो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। कौन सा कानून, कौन सा आइन? इसमें वो हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए था, जो कि होना चाहिए था। अब ये कि उनको रुकावटें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें हैं। अभी राव साहब ने बड़े नाम लिए, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा साहब का, तो मुझे फौरी तौर पे ख्याल आया कि एक बहुत अहम नाम है, वो मुझे इस स्टेज पे नज़र नहीं आ रहा, मुझे वो नवाज शरीफ साहब के पास नज़र नहीं आ रहा, वो है खाकान अब्बासी साहब का नाम। और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या खाकान अब्बासी साहब वाकई इतने नाराज़ हो गए हैं कि उनको, और उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, तो क्या उनके साथ वो होने वाला है जो चौधरी निसार के साथ हुआ था? तो रुकावटें उनके अंदर भी मौजूद होंगी, क्योंकि अभी जब पटारा खुलेगा, फर्ज करें पटारा खुलता है और उसमें यह होता है जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं या इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं या थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि कुछ काम इस वक्त ऐसे पाइपलाइन में हैं जिनका होना बड़ा जरूरी है इससे पहले कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। मैं इस दोबारा से कहूंगा कि इलेक्शन के बारे में इतना ना सोचिए कि आखिरी हफ्ता होगा और यानी जनवरी का, उसमें डिले भी हो सकता है। अब यह है कि जब पटारा खुलेगा, इलेक्शन होंगे, तो उसमें जब हमारे सामने आएगा एक चार्ट आएगा जी मुस्लिम नून ने इतनी पार्ट यानी किया, क्योंकि अभी एक जो मुसीबत पड़ी हुई है कि पीटीआई का क्या होगा, वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है वो कितनी मुस्तहकम है, इस तरह के सवालात अभी जारी हैं। पटारा खुलेगा तो उसमें ये होगा जी वजीर आजम तो चलिए हमने बना दिया नवाज शरीफ साहब को, वजीर खारजा कौन बनेगा, ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तो ये सिलसिला इलेक्शन तक नहीं चलेगा मेरे ख्याल में, ये इसके आगे भी चलता रहेगा और खेलने की जिस हद तक इजाजत दी गई हुई है उस हद तक ही खेला जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि एक हुकूमत ऐसी आई थी जिसमें हमारा जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके वजीर आला पे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक शुकूक व शुबहात और इल्जामात और कंप्लेंट्स वगैरह रही थी। शायद उन गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। एक बातों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। हमें बताया गया कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए वजीर आजम जो हमारे साबका वजीर आजम हैं नवाज शरीफ साहब, वो आ गए हैं तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए। मेरा सवाल है कैसे? मुझे बताइए कैसे? नंबर 2, ये कहा गया जी कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मेरा सवाल है कैसे? क्योंकि इस तरह की बातें करके तो आप उम्मीद तो दिला रहे हैं, लेकिन हमने तो 3 दफा आपको देखा है,
हमने तो हर पार्टी को देखा है, वो आने से पहले यही बातें करती है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। और इस गा गे गी के चक्कर से नजमुस साकिब 62 साल का हो गया है, अभी तक नहीं निकला। तो मैं ये जो मुस्तकबिल के वादे हैं ना, मैं तो देखूंगा होता हुआ क्या है, और उसमें मुझे जो नजर आ रहा है होता हुआ वो ये है कि ये जिस किस्म की भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हमारे सामने आएगी, अच्छा, चाहे मेजॉरिटी में कोई आती है, चाहे कोलिशन बनती है, उसको वो काम करने पड़ेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। उसको वो काम करने पड़ेंगे जिनका आगाज अब हो चुका है। लिहाजा देखिएगा कि आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, ये जो SIFC है या जो CPEC है, ये सारी चीजें उसी तरीके से चलती भी मुझे नजर आ रही हैं जिस तरीके से कि शुरुआत हो चुकी है। और इसमें अगर किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो या कोई ऐसी बात की जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसमें फिर मसले मसाइल दोबारा शुरू होंगे। तो जिन रुकावटों का रामीन आपने जिक्र किया है ना, मकसद ये मेरे कहने का है कि ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक या उन किसी के वजीर आजम बनने की हद तक नहीं है, ये चलती रहेंगी उस वक्त तक जब तक मेरा पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की वो जो डगर है उस पे मजबूती से कदम जमा के आगे नहीं जाता। चले देखते हैं, अल्लाह वैसे बेहतर करे। मोहम्मद अली साहब, ये ख्याल ज़ाहिर अब किया जा रहा है कि इस वक्त और आने वाले दिनों में अब जो सियासी जमातों के बयानिए होंगे, उनका जो पहिया है वो मईशत पर चलेगा। आपको लगता है नवाज शरीफ में वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि वो मुल्क को बहरानों से निकालें, जैसे कि नून लीग दावे भी कर रही है? और फिर PDM के दौर में जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ली गई, स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, उससे नून लीग को डिटैच कर पाएँ? बहुत अहम सवाल है आपका। देखें, 3 बातें। पहली बात ये है कि जिस तरह अम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हुकूमत में जो बड़ी पार्टीज हैं मौका तो मिल चुका है। PDM में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो उसमें बहुत सारी पार्टीज को मौका मिला अपने तजुर्बे और अपने आइडियाज से जो कुछ भी वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि चाहे वो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, सब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। लेकिन जो तजुर्बा है इस वक्त, जो तीनों पार्टीज, अगर आप ऑब्जेक्टिवली बात करें, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, नून देखें, पीपल्स पार्टी को देखें और आप PTI को भी देखें, तो तजुर्बे के एतबार से, इन्फ्लुएंस के एतबार से, अंडरस्टैंडिंग और एक टैक्टफुल अप्रोच जो है वो आपको शायद नून लीग में ज्यादा नजर आती है। मैं इस बात भी करता हूँ जो अम्बेसडर साहब ने कहा कि पिछला हमारा बदकिस्मती से माजी है वो इतना ताबनाक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मईशत के, वो आपको ऑप्शन भी नहीं देते कि आप फेल हों। इस वक्त हालात जो हैं इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि आपके पास टू परफॉर्म उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, मैं थोड़ा सा जिस अम्बेसडर साहब ने बात की उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मेरे ख्याल में अब जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्प्रूव हो रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन का सफर है उसमें हमारी सियासी जमातें हैं उनमें भी ये थोड़ा सा किसी हद तक इदराक आ रहा है कि कुछ हकायक हैं ज़मीनी जिसकी वजह से हमें चलना चाहिए, मिल के फैसले करने चाहिए। इसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल सबूत है वो आपको SIFC की सूरत में नजर आया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और तो अब चूंकि आप देखें मैं एक दफा जिक्र मैंने शायद पहले भी किया था, 75 साल में हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हम जहनी तौर पे आजाद नहीं हुए। हमारी वो गुलामाना सोच जो है वो हर हुकूमत और हर पार्टी में रही
कि जी बाहर से कर्जे लो और अपना टाइम पास करो। बॉटम लाइन हर हुकूमत की ये रही है। तो अब कि आप इस अंदाजे इस स्टेट क्राफ्ट के इस अंदाज को सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, डोमेस्टिक चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, आईटी हो, जो भी सेक्टर्स हैं, उनको टाइमली वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्टेबल बनाना, ताकि हम कर्जों पे अपना इन्हिसार भी कम करें और साथ ही साथ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी रिड्यूस करें और अपनी खुशहाली में भी इजाफा करें और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। इसके अलावा अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये समझता हूं कि जितना तजुर्बा नून लीग उसकी बेसिस पे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेगी। जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं समझता हूं उनको भी चलने देंगे। मुमकिन है वो नए आइडियाज भी लेके आए, लेकिन इस वक्त खुशहाली तो दूर की बात है, इस वक्त हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक रिकवरी का प्रोसेस सस्टेनेबली चलेगा नहीं, उससे पहले खुशहाली की बात करना मैं समझता हूँ कबलज वक्त होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल मौजूद है नून लीग में, रिकवरी के बाद फिर खुशहाली, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखते इस तरह अचीव होती हैं, कब तक अचीव होती हैं। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ की वापसी की, उनको दरपेश चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब को हमेशा से नून लीग का गढ़ समझा जाता है, मगर हमने ये देखा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है पिछले कुछ सालों में, स्टैट्स ये बताते हैं, और फिर ज़ाहिर है जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें भी PTI जीती, तो उस पर भी एक बड़ा धचका लगा था नून लीग की पंजाब की सियासत को। अब उनकी वापसी से कितनी रिकवरी हो सकती है, कितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है, यही सवाल रखते हैं। राव खालिद साहब, GT रोड की जमात नून लीग, अब GT रोड पर कई अजला हैं और उनमें ये देखा गया, मैं ज़रा स्टार्ट्स कुछ पढ़ दूँ। 2018 में नेशनल असेंबली में इन अजला की 75 सीटों में से 45 पर नून लीग कामयाब हुई थी। फिर 2013 की अगर बात करें तो 83 में से 75 पर कामयाब हुई थी। 2022 में डायनामिक्स बदल गया, पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़मीनी इलेक्शन हुए और 15 सीटें PTI जीत गई। क्या खोई हुई मकबूलियत पंजाब में वापस आ पाएगी नून लीग की, अब जबकि नवाज शरीफ मैदान में है? देखिए, जो वोट बैंक है वो एज सच नून का डैमेज नहीं हुआ। ठीक है। जो फ़र्क बुनियादी तौर पे है वो जो हम जनरल इलेक्शन की बात है, 2018 में यकीनन नून लीग और थोड़ा सा मुश्किलात थी उनके लिए, और इलेक्टेबल्स का जो एक शिफ्ट होता है, हम देख रहे हैं 2002 में जो काफ लीग बन के गई, उसमें जो PMLN से निकले लोग काफ लीग में गए, और पेट्रियट जो निकली पीपल्स पार्टी से 2002 के इलेक्शन के बाद, एक इलेक्टेबल्स का चंक जो है 45, 50, 60 का वो बना, जो 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ गया, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। 2013 में मियाँ साहब के साथ को उनकी बन गई, 2018 में वो PTI के साथ आ गए, तो वो बन गई। ये इलेक्टेबल्स का जो एक फिनोमेना है मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, ये अब आके जो 2018 के बाद की पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पे PTI के इक़्तिदार से बाहर आने के बाद जो सियासत हुई और जो हमने इलेक्शंस देखे, वो बिल्कुल इलेक्टेबल्स वाला जो फिनोमेना है वो मुझे बिल्कुल फारग होता हुआ नज़र आया, और आलमोस्ट मेरे हिसाब से वो इलेक्टेबल्स वाला फार्मूला जो है, या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उस तरह से नहीं है। अगर 60 लोग आपके इलेक्टेबल्स आपके साथ आ भी जाते हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, खटक साहब के साथ कुछ होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, कुछ नून के साथ आ जाएंगे, तो वो उस तरह से नहीं रहा। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं 77 के इलेक्शन से देख रहा हूँ मामला, जो इलेक्शन के मामला होते हैं, पर पर्सनली भी उनको डील किया हुआ है। जितने ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें टर्नआउट बहुत कम होता है। जो जनरल इलेक्शन अगर होंगे, अगर उसमें 35%, 40% है, तो ज़िमनी इलेक्शन में 15 से 20% टर्नआउट होता है। लेकिन हमने देखा जो जुलाई के इलेक्शन हुए, 17 जुलाई वाले पंजाब के इलेक्शंस जो थे MPs के, उसमें टर्न आउट अनप्रेसिडेंटेड था, 2018 के इलेक्शन से भी ज़्यादा था। उसका मतलब ये है कि जो वोटर है वो वोट डालने में इंटरेस्टेड भी है और अपना फैसला सुनाने में भी इंटरेस्टेड भी है। वो किसी भी लालच
या नारे के पीछे जाने की बजाय वो एक अपनी ओपिनियन देना चाहता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें मेरी ये ओपिनियन है और मैं इस पार्टी को या इस बंदे को सपोर्ट करूंगा, तो वो वाला फिनोमेना जो है ना वो इस वक्त एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही और उसमें यंगर जनरेशन आपकी बहुत ज्यादा है। पॉइंट आ गया आपका, वक्त थोड़ा मेरे बहुत ज्यादा यंगर जनरेशन है और वो ओपिनियन उनकी बनी हुई है खास किस्म की। ठीक है, राव खालिद साहब का पॉइंट आ गया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है पंजाब में मैदान साफ है नून लीग के लिए? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, देखिए जो ओवरऑल एजेंडा होता है ना, जो एक पूरा लैंडस्केप होता है, उसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि भाई क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ ये चीज सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। उन पे जो एवन फील्ड और अल अजीजिया वाला मसला है उसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो उसमें से निकलने की उनके लिए जगह को खिड़की खोली जाएगी, लेकिन पनामा का जो है वो जो तलवार है वो लटकती रहेगी। अभी तक ये समझ में आई है। सही है। अभी तक ये समझ में आई है बात कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल नहीं जाएंगे, लेकिन 24 तारीख को बाद क्या होता है वो डिपेंड करता है इस तकरीर की, जब हम यानी बात करेंगे कि उन्होंने क्या बातें की और उनके अमल से क्या चीज़ जाहिर हो रही है। पंजाब नवाज शरीफ का है कि नहीं, पंजाब जो है वो मरीम नवाज का या यानी शहबाज शरीफ का है कि नहीं, इसका फैसला कम से कम इस वक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो दा गज दा मैदान दे वाली बात होती है, जब टाइम आएगा देखेंगे। और उसमें याद रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी मानीखेज बात की थी कि जो आने वाला वक्त है वो बताएगा कि पंजाब जो है उसमें यानी पीपल्स पार्टी की कितनी है, यानी कितनी गुंजाइश है, और क्या पीडीएम की वो जो 16 जमातें थी जिसको कि मुस्लिम लीग ने किया, यानी प्राइम मिनिस्टर उनके थे, उनका हिसाब किताब सामने रखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस सामने रखते हुए, तो आपके ख्याल में लाहौर के लोग जो हैं या पंजाब आपका यानी वस्ती है चाहे जनूबी है या कैसा भी है, तो वो इतने बेवकूफ़ हैं? क्या वो आप उनको समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल जब तक के नहीं होगा, नंबर एक, जब तक के फैसला नहीं होगा कि क्या करना है। लिहाजा क्लीन स्लेट की अगर आप बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में एज वी स्पीक तो पीएमएलएन का पंजाब में लुट डाल देना या बिल्कुल ही यूं समझिए कि क्लीन स्वीप करना ये मुमकिन नहीं है। एक दो बातें और आपकी इजाजत से करना चाहूंगा। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बड़ी माजरत। मोहम्मद अली साहब का बस मुझे पॉइंट लेने दें, एक आखिरी 1.5 मिनट रह गया। मोहम्मद अली साहब, क्या करना पड़ेगा साख को बहाल करने के लिए, और आप क्या समझते हैं पिछले 4 सालों में जब से नवाज शरीफ साहब गए डायनेमिक्स कितने चेंज हुए हैं पंजाब की पॉलिटिक्स के? देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स के क्विकली मैं बता देता हूँ। देखिए 3 लेवल्स चेंज हुई है। पहले तो मैं पीटीआई को एक्सप्लेन कर देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। देखिए आपकी एक करिश्मेटिक पॉपुलर लीडरशिप थी, नीचे फैन क्लब था और बीच में इलेक्टेबल्स थे। अब इलेक्टेबल्स निकलते हैं तो करिश्मेटिक लीडरशिप जेल में केसेस फेस कर रही है और कंफ्यूज्ड फैन क्लब है, तो ये कोई पार्टी रही इन रियलिटी। ठीक है, पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन वो क्या वोट में ट्रांसलेट होगी? आई डोंट थिंक सो। दूसरी तरफ ये है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नून लीग की, वो ताजिर बरादरी है, लोअर मिडिल क्लास है, रूरल एरिया है, और जो कि देखिए आप अनफॉर्चुनेटली मीडिया में चूंकि फोकस अर्बन और यूथ वोकल भी होते हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन जो बड़ी हमारी आबादी है वो रूरल आबादी है और कम पढ़ी लिखी है, कम मुतमव्विल है, लेकिन वो लॉयल है। उसमें बरादरी की पॉलिटिक्स भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स भी है, और ताजिर बरादरी की पॉलिटिक्स भी है, और ग्रीवेंस भी है और दूसरे मामलात का। तो मैं समझता हूं कि अगर ये एक स्मार्ट नैरेटिव लेके आए, एक प्रैक्टिकल रोड मैप दें और लोगों के मतलब सियासी माहौल पे मरहम रखें, दानिशमंदाना अंदाज में लोगों को लेके चलें और अपनी पार्टी की जो चैलेंजेस हैं उनको भी एक मुदब्बिराना अंदाज में हैंडल करें, तो मैं समझता हूं फ्यूचर में इनको हुकूमत मिल सकती है। ये बड़े अहम पॉइंट्स आपने बता दी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए, अल्लाह हाफिज़।